गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आज स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 4 वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन बेसिकली ये जो यूनिट है ये काफ़ी थ्योरेटिकल होगी, बट इससे काफ़ी आपको रियल टाइम कंसेप्ट बिल्ड करने वाले ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन को। तो वैल्यूएशन होता क्या है? वैल्यूएशन है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का करंट प्राइस क्या है, किन फैक्टर को लेके चलते हैं उसके बारे में बताएगा वैल्यूएशन। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ। So valuation is the technique of estimating and determining the fair price or value of property such as building। हो सकता है ये बिल्डिंग हो या फिर कोई कमोडिटी हो। कमोडिटी में मतलब मशीनरी भी हो सकती है जिसको आपको सेल करना भी, तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई फैक्ट्री हो गया या फिर कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो गया, या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ आपका, कोई आपने स्टील का कोई स्ट्रक्चर बना रखा है, या शेड्स होते हैं, स्टेशन पे होते हैं शेड, रेलवे स्टेशन पे वैसे वाले, और या फिर किसी लैंड की भी वैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो वैल्यूएशन में बेसिकली होता क्या है? वैल्यूएशन कुछ नहीं होता, जो करंट सेलिंग प्राइस हो सकती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी मे बी डिसाइडेड बाय इट्स सेलिंग प्राइस और रेंट। हाँ, रेंट वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखते हो, सपोज करो ए नाम की कोई कमोडिटी आपके पास है और वो रेंट पर्पज से जा रही है, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो उसका वैल्यूएशन प्राइस कितना होगा, मतलब वैल्यूएशन करने के बाद क्या अमाउंट उसका आने वाला है, जिससे कि उसको आप सेल कर सकें। सो अब हम देखते हैं कि वैल्यूएशन का पर्पस क्या है, हम करते क्यों हैं। तो अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन का पर्पस काफ़ी बेसिक्स होंगे। तो वैल्यूएशन का पहला पर्पस अपने पास है कि प्रॉपर्टी को बाय, देखो मैंने यहाँ हर जगह प्रॉपर्टी के बारे में लिखा क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी प्रॉपर्टी को, किसी नए एरिया में आप जाते हो और आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है कुछ स्क्वायर फुट की, तो अगर आपको उस एरिया का लोकल रेट स्क्वायर फुट का नहीं पता होगा तो आप चीज़ को खरीदेंगे कैसे। सिमिलरली आप उसको सेल करने के लिए आपका उस करंट लोकल एरिया का जो कुछ प्राइस होगा स्क्वायर फुट में वो पता होना चाहिए। इसी को वैल्यूएशन कहते हैं। टैक्सेशन की बात है कि आपको गवर्नमेंट को पहले एक टैक्स देना पड़ता है, जिसको वेल्थ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स बोल सकते थे। इवन करंट में आपको म्यूनिसिपल टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये डिपेंडेंट होता है आपकी वैल्यूएशन, मतलब आपकी टोटल प्राइस ऑफ कितने का आपका टोटल प्रॉपर्टी है। सपोज करो 20 लाख की प्रॉपर्टी, 2% आपको टैक्स देना हो प्रॉपर्टी पे, तो वो कैसे पता लगेगा? जब आपको टोटल प्राइस पता हो अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है। रेंट कैलकुलेशन की बात करता हूँ। तो रेंट कैलकुलेशन, अगर आपने नया बिल्डिंग बनाया है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितने रेंट पे उस बिल्डिंग को देना है? तो ऑब्वियसली बात, आप लोकल एरिया में पता भी कर सकते हो, बट उसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपकी टोटल कॉस्ट, सपोज करो 2 लाख रुपए है बिल्डिंग की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, सपोज करो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख वाली चीज़ को अगर आप 10% एनुअली, मीन्स 2 लाख का 10% होता है कितना, 20,000 रुपीज़। अगर 20,000 रुपीज़ पे अगर आप देते हो तो आपका रेंट वो सही जाएगा, मतलब आप करेक्ट जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ पता कैसे चली? जब आपको ये पता लगेगा कि आपके पास रेंट कैलकुलेशन, जब आपके पास टोटल वैल्यूटेड अमाउंट होगा 2 लाख रुपए, ठीक है। बैंकों से लोन लेने के लिए आपको कुछ चीज़ मॉर्गेज देनी पड़ती है या फिर कोलेटरल देने पड़ते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी भी आती है। तो प्रॉपर्टी बैंक तभी लेगा जब उसका वैल्यूएशन अमाउंट देख लेगा, क्योंकि बैंक पहले वैल्यूएशन देखता है। सपोज करो 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए आपको बैंक 1.5 लाख तक रुपए दे देगा। सो वो कब दे पाएगा? जब आप बैंक कंफर्म कर लेगा कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट 2 लाख रुपए है। कंपलसरी एक्वाइजेशन का मतलब होता है, कई बार नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा होता है या फिर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट जो आपकी प्रॉपर्टी से होते हुए निकलना है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को वो पोजेस करने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे एक्वाइजेशन करने के बिहाफ में वो आपको एक कंपनसेशन अमाउंट देते हैं। बट वो कंपनसेशन अमाउंट तभी देंगे जब आपकी उस एरिया की लोकल रेट क्या है वो उनको पता लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लोकल रेट से वो ज़्यादा दे दें, लोकल रेट से कम ही देंगे। सो इसके लिए भी वैल्यूएशन करना जरूरी है। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको किसी प्रॉपर्टी को इंश्योर कराना पड़ता है। सपोज करो आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ काफ़ी राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो आप क्या करते हो, उस बिल्डिंग को इंश्योर करा देते हो कि कहीं राइट्स में आपकी बिल्डिंग डैमेज ना कर दें लोग। तो आप 2 लाख की बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लेते हैं, ताकि जब जब इसमें क्लेम होगा तो आप अपनी बिल्डिंग का अमाउंट ले सकें। तो इंश्योरेंस के पर्पज़ से भी हम वैल्यूएशन करते हैं, बट उसका वैल्यूएशन किस हिसाब से होगा, जो टोटल प्राइस होगा उस बिल्डिंग का, तो इंश्योरेंस भी उसी हिसाब से होगा। कहने का मतलब है कि अगर बिल्डिंग 2 करोड़ की है तो उसका इंश्योरेंस अमाउंट भी ज़्यादा होगा, बिल्डिंग अगर कम प्राइस की तो उसका इंश्योरेंस अमाउंट भी कम होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि वैल्यूएशन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वैल्यूएशन भी डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे जो काफ़ी बेसिक होगी। तो वैल्यूएशन डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिल्डिंग पे, ठीक है। अब
टाइप ऑफ बिल्डिंग के वैल्यूशन की बात करता हूँ। जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग हुई, इसका वैल्यूशन करते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट जहाँ आप प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हो तो काफ़ी वैल्यूशन के अमाउंट प्राइस पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले बिल्डिंग में आपके पास करंट रेट का कोई इशू नहीं होता है। प्राइवेट वाले में कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग को आप रेंट पे देना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से गवर्नमेंट के इशू में कुछ नहीं होता, बट प्राइवेट में आपने प्राइजेस ज़्यादा लगा दिए हैं। सपोज करो 20 लाख का आपने पूरी बिल्डिंग बनवाई है और आपको वो 15 लाख ही दे रहा है, तो ये फैक्टर्स हैं। प्राइवेट मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए अलग होगा रेट, गवर्नमेंट के लिए अलग होगा, कमर्शियल के लिए अलग होगा, ठीक है। लोकेशन पे भी वेरी कर सकता है वैल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, आप सीबीडी एरिया में रहते हैं। सीबीडी एरिया वो होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया, जैसे कैनॉट प्लेस है। कैनॉट प्लेस पे प्रॉपर्टी काफ़ी हैवी हाई होगी, वहीं आप ईस्ट दिल्ली की बात करोगे तो आपको वो सस्ता पड़ने वाला है, सेम स्क्वायर फुट का एरिया, ठीक है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेबिलिटी, जितनी नई बिल्डिंग और नई बिल्डिंग को अगर आप सेल करोगे बना के तो उसके रेट ज़्यादा होंगे, और वो ड्यूरेबिलिटी भी उसकी चेक हो जाएगी, क्योंकि नई बिल्डिंग है तो उसका लाइफ पीरियड 50 ईयर्स होगा, तो वो अभी नई है तो 50 ईयर्स पूरी चलने वाली है। वहीं ओल्ड बिल्डिंग अगर होती है तो ओल्ड बिल्डिंग में सपोज करो 50 ईयर लाइफ पीरियड है और आप उसको 25 साल के बाद बेच रहे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्राइस कम मिलने वाला है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज, ऑब्वियस सी बात है अगर आपने बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज़ किया है वो बहुत अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है, ऊपर से बाहर अगर आपकी बिल्डिंग देखने से ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू है, या फिर इसमें कोई प्लास्टर का इशू नहीं है, कुछ सीपेज की कंडीशन नहीं है, जो भी बिल्डिंग मटेरियल फेलियर है वो नहीं दिख रहे हैं, तो उसका प्राइस अच्छा मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे वैल्यूशन करने में ईजी होगा और वैल्यूशन के टाइम पे आपका फाइनल प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा। साइज ऑफ बिल्डिंग, आपने देखा होगा कमर्शियल बिल्डिंग का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। जितनी छोटी बिल्डिंग होगी वैल्यूशन करते समय उसका प्राइस भी कम होगा। बाकी के फैक्टर भी देखने होंगे, बट साइज ऑफ द बिल्डिंग से डिपेंडेंट जो फैक्टर है वो वैल्यूशन, इसमें पता लगता है कि साइज ऑफ द बिल्डिंग बड़ा तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे जब देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स हैं बेसिक वैल्यूशन से रिलेटेड, काफ़ी ईजी है और आपने पढ़ा भी होगा पहले। सो कॉस्ट की बात करता हूँ। कॉस्ट क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब आपने एक बिल्डिंग बनवाई, एक प्रॉपर्टी बनवा दी है, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, तो आपका जितना पैसा लगा वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये बिल्डिंग आपने 2015 में बनवाई, 10 लाख रुपए में बनवा दिए, ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या है? 10 लाख का करंट वैल्यू कितना रह गया, मतलब आज 15 लाख की बिक्री है, तो वैल्यू का मतलब होता है करंट प्राइस। ये हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? टाइम पीरियड पास हो जाने के बाद उसका यूजेज, यूटिलिटी कम हो जाती है बिल्डिंग की या फिर उस मटेरियल की या कमोडिटी की, तो उसका कुछ प्राइस रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए पहले कंप्यूटर डिस्प्ले सीआरटी फॉर्म में आते थे, टीवी बॉक्स की टाइप के, तो उनकी 50,000 भी प्राइस होती थी, 50,000, ठीक है। बट आज की डेट में इसको आप 50,000 में नहीं लेने वाले, क्योंकि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, तो आप नहीं दोगे, तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ ग्रॉस इनकम की। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जब आप आगे डेप्रिसिएशन को इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ग्रॉस इनकम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ग्रॉस इनकम मतलब सपोज करो आप 30,000 सैलरी अर्न करते हैं पर मंथ का, तो एक साल का आपका टोटल अमाउंट हुआ 3,60,000 रुपये, तो ये ग्रॉस इनकम है आपकी, 3,60,000 रुपये आप कमा रहे हैं। नेट इनकम क्या होता है? नेट रिटर्न मतलब कि आप 3,60,000 में जो आपके टैक्सेस कट गए, मतलब जितने भी आपके डेफिसिट्स आने वाले हैं, जो भी माइनस होने वाली इनकम है, जिसको हम आउट गोइंग बोलते हैं, कट जाने के बाद जो अमाउंट बचता है, सपोज करो एक्स नाम का कोई अमाउंट है, तो 3.6 लाख माइनस एक्स जो अमाउंट आ रहा है वो नेट रिटर्न होगा आपका, या फिर नेट इनकम होगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ग्रॉस इनकम माइनस आउट गोइंग्स। तो आउट गोइंग होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आउट गोइंग क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कुछ मैंने टर्म्स ऐड कर रखी है। हाँ देखिए, आउट गोइंग, देखो मैंने लिखा हुआ है आउट गोइंग आर द एक्सपेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द रेवेन्यू। देखो आप किसी भी, मैं अभी बिल्डिंग की बात करता हूँ, अगर बिल्डिंग आपकी 5 लाख कमा के दे रही थी रेंट पर्पज से, उसके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट आपको रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए बिल्डिंग का रिपेयर काम कराना पड़ेगा, सारे काम कराने पड़ेंगे, तो ये सारे आउट गोइंग है जिसमें आपका पैसा लग रहा है। आउट गोइंग मतलब जो आपके पॉकेट से बाहर जा रहा है। सो पहला है टैक्सेस, आपको एक रेंटल टैक्स देना पड़ता है वो गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को कमर्शियल कर रखा होगा। रिपेयर की बात करता हूँ, साल भर अगर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो तो आपको एक 10 to 15%
जो प्रॉपर्टी से कमाया वो रेंट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आउटगोइंग में दिख रही हैं, और कुछ और भी हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ आउटगोइंग की और चीज़ें ये हैं कि मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस। अब आप देखो, आपने बिल्डिंग बनाई, उस पर चौकीदार लगाया, लिफ्टमैन लगाया, पंप अटेंडेंट, स्वीपर, सब काम कर रहे हैं, जो 5 से 10% आपका एनुअल जो रेंट आता है उसका ले जाएंगे। तो ये आपका वो अमाउंट है जो आपकी पॉकेट से फिर से जाने वाला है। तो एनुअल सिंकिंग फंड क्या होता है? जब आप साल में कुछ पैसा कमाते हो रेंट पर्पज से, रेंट से आपने कुछ पैसा कमा लिया, सपोज करो आपने रेंट से कमाया 2 लाख रुपए, तो आप इसमें से कुछ एक हिस्सा, कुछ परसेंटेज, लाइक 10,000 रुपये, 10% मान लेता हूँ मैं, मतलब 20,000 रुपये आप हर साल का सेव करते हो। किस लिए? ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराते हो इस बिल्डिंग पे, तो आप इसी रेंट का यूज़ करके, जो 10% आपने हर साल का ऐड किया हुआ है, अक्यूमुलेट कर रखा है, उसी का यूज़ करके आप दोबारा कुछ चेंजेस करा सको बिल्डिंग में, ठीक है। अब आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग में एक चीज़ और आती है, लॉस ऑफ रेंट। आप हमेशा नहीं हो सकता कि आपकी बिल्डिंग पूरी फुली ऑक्यूपाइड हो, टेनेंट हमेशा मिलते रहें, आपको किराएदार मिलते रहें। तो आपका जो मैंने बोला ना 2 लाख रुपए आपको जो साल का मिलने वाला है, 2 लाख आपको मिलता है, तो 2 लाख जो रेंट मिलता है वो हमेशा 2 लाख नहीं होगा। तो उस केस में जो वेरिएशन आएगी तो वो आउटगोइंग ही है, वो आपको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कुछ फिक्स हो चुका है, आपके टैक्स फिक्स हो चुके हैं, उस हिसाब से होता है। तो द प्रॉपर्टी मे नॉट बी फुली ऑक्यूपाइड थ्रू द ईयर, अ सुटेबल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस रेंट, ठीक है। मतलब नॉर्मल सी बात है, 2 लाख आप कमाते थे, अब आपका अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब मिसलेनियस की बात करते हैं। आपने बिल्डिंग में बैकअप के तौर पे इन्वर्टर लगवा रखा है, जनरेटर लगवा रखा है, लिफ्ट है, लिफ्ट का पंप है, लिफ्ट है, पंप है, लिफ्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसकी मशीनरी अलग होगी, कॉमन लाइट रूम स्पेस, सब कुछ, मतलब आपने जो जो एमिनिटीज़ दे रखी है लोगों को, उसकी एक मेंटेनेंस भी होती है, इसको आपको पैसा देना पड़ता है। अब मिसलेनियस की मैं बात करता हूँ, उसमें म्यूनिसिपल टैक्स नाम की भी चीज़ आती है। म्यूनिसिपल टैक्स, क्योंकि आपकी बिल्डिंग कुछ अर्न कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग ड्रेनेज को भी यूज़ करने वाली है, पार्किंग को भी यूज़ करेगी अगर पब्लिक पार्किंग है, वाटर सप्लाई भी यूज़ करने वाली है आपकी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वाटर सप्लाई इन सब का यूज़ करने के लिए आपको 10 to 15% आपको नेट इनकम जो आप कमा रहे हो उसमें से देना पड़ेगा। सो ये आपकी टोटल आउटगोइंग है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपको चीज़ सुनना आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको देखना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस टू रेंट रेशियो। अब मैं बोलता हूँ कि आप किसी नए एरिया में जाते हो, तो मैं आपसे बोलता हूँ आपको कोई चीज़ रेंट पे लेनी चाहिए या फिर बाय कर लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी बाय करनी है कि रेंट पे लेनी चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली क्या है, प्राइस टू रेंट रेशियो है कि एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस, मेरी 20 लाख की प्रॉपर्टी है, उसका एनुअल रेंट कितना जाता है? 2 लाख रुपए जाता है। सो ये डिवाइड करने पे 3 फैक्टर आएंगे अपने पास, 3 कैटेगरी ऑफ नंबर आएंगे, 15, 15 से कम, 16, 16 से 20 के बीच में, जिसको मॉडरेट बोल रहे हैं, 21 से ऊपर, 21 से अब हाई होगा। सो बोला जाता है 15 से नीचे होता है अगर, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी, मतलब ऊपर वाला फैक्टर कम है, तो हम इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। लिखा हुआ है अदर मार्केट, मतलब द एवरेज होम बायर फाइंड दिस प्रॉपर्टी अफोर्डेबल रिलेटेड टू रेंट प्राइस। अब किराया देना काफ़ी, किराया देने से तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको हम बाय कर लें, ठीक है। अब 16 से 20 की बात करते हैं। 16 से 20 बताता है कि आपकी जो रेंटल डिमांड है, रेंटल डिमांड आर हाई, मतलब रेंटल डिमांड इसलिए हाई है क्योंकि आपका जो फैक्टर है ये 16 से 20 के बीच में है, मतलब ये ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा हो रहा है पहले वाले केस के अकॉर्डिंग। तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते, रेंट को अफोर्ड करना काफ़ी ईजी होगा, तो हम ट्राई करेंगे इस प्रॉपर्टी को भी रेंट करने के लिए। इसमें हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, इसमें प्रॉपर्टी रेंट करेंगे। इस वाले केस में क्या है, 21 से ऊपर जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में लोग इस प्रॉपर्टी को रेंट करना चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए ऊपर 2 करोड़ लिखा हुआ है और नीचे 2.5 लाख रुपए, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसका फैक्टर 21 से ऊपर आएगा, तो आप इस प्रॉपर्टी को महीने का 4-5 हज़ार रुपये पे रेंट पे लेना चाहोगे, इसकी वजह कि 2 करोड़ रुपये आप लो, क्योंकि आप पूरी लाइफ टाइम में इसका पूरा रुपये नहीं निकाल सकते। सो इट इज़ डेफिनेटली बेटर टू रेंट दिस हाउस, इसको बाय करने की बजाय रेंट करना ज़्यादा अच्छा होगा। सो इसके साथ अपना यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।